हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिजिटल लेसन में। मार्केटिंग मिक्स के तीसरे पार्ट में आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। इस लेक्चर के बाद मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोग प्राइस और आगे आने वाले बाकी मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ पाएंगे। What we covered under marketing mix? Marketing mix, 4 P's of marketing: product mix, customer value hierarchy, product classification, product mix, product differentiation. किसी को भी इस लेक्चर में कुछ पढ़ना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC. A company produce the product are born, grow, mature and declining just as a living thing do. जैसे लिविंग थिंग का होता है कि उसका जन्म होता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो बड़ा होता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। वैसे ही एक कंपनी की प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है कि वो पहले मार्केट में आता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर एक लेवल पे आकर वो कांस्टेंट हो जाता है, फिर उसके बाद उसके प्रोडक्ट का सेल्स गिरने लगता है और थोड़े दिन बाद वो मार्केट से चला जाता है, क्योंकि उसकी जगह कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है। तो ये एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग का स्टेज होता है, पहले वो बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा होता है, फिर वो युवावस्था में जाता है, फिर वो वृद्धावस्था में जाता है। टू रिमेन रिलेवेंट द फर्म मस्ट कंटिन्यूअसली डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड मैनेज देम इफेक्टिवली थ्रू देयर लाइफ साइकिल। क्या जरूरत है हमें कंटिन्यूअस प्रोडक्ट को डेवलप करने की? जब मेरा कोई प्रोडक्ट है और वो बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है मार्केट में, तो मुझे क्या जरूरत है वापस से प्रोडक्ट को बढ़ाने की? जरूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब प्रोडक्ट एक बार मैच्योर होता है, उसके बाद उसका सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही गिरने लगता है। और जब सेल्स और प्रॉफिट गिरने लगेगा तो उसकी जगह डेफिनेटली कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका होगा जो उसी से जैसा और उससे बेहतर फीचर्स का होगा। तो अगर आप मार्केट में सरवाइव करना चाहते हो तो आपको आपके प्रोडक्ट में कंटिन्यूएशन में अपडेशन करना होगा, मॉडिफिकेशन करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप मार्केट से निकाल दिए जाओगे। निकाल दिए जाओगे मतलब ये नहीं कि कोई आपको हाथ पकड़ के निकाल देगा। निकाल दिए जाओ का मतलब है कि लोग आपके प्रोडक्ट को फिर खरीदेंगे नहीं। जब आपकी सेल्स गिर जाएगी, आपका प्रॉफिट कम होगा, तो डेफिनेटली आप उस मार्केट में फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जगह कोई और प्रोडक्ट उस जगह आ चुका होगा। जैसे कि बात करें, पहले घरों में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। एक घर में एक लैंडलाइन फोन होता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को जरूरत लगी, जैसे जैसे लोगों का बाहर का आना जाना बढ़ा, लोगों को जरूरत हुई कि फोन होना चाहिए हाथ में, क्योंकि खबर नहीं होती है कि वो कहाँ है, कितनी देर में आएंगे, कब आएगा, कब कहाँ पर है, सब कुशल है या नहीं है। तो इसके लिए फिर जरूरत लगी, तो फोन नोकिया ने और सैमसंग ने बनाए मोबाइल फोन। तब वो छोटे मोबाइल फोन थे, उनका काम सिर्फ फोन पर बात करना था और मैसेजेस था, और कुछ भी नहीं था। ना उसमें कोई और फीचर्स थे, ना आप उससे फोटो खींच सकते थे, ना कुछ हो। लेकिन आजकल के जो फोन होते हैं वो उसमें सब कुछ है, वो पूरा ज्ञान का भंडार है। अब जैसे ये यूट्यूब के चैनल्स है, आप इसको कहाँ सब्सक्राइब करते? आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप चाहे जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप चाहे जिसका फोटो खींच सकते हैं, आप चाहे जो इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? वो पुराना मोबाइल मार्केट में से चला गया और ये नए मोबाइल ने उसकी जगह ले ली। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर वो चाहता है कि वो मार्केट में बना रहे, तो उसको कंटिन्यूअस डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को, और नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लाने होंगे। दिस इज द होल साइकिल ऑफ प्रोडक्ट्स सेल्स एंड प्रॉफिट ओवर इट्स लाइफ टाइम। इसका पिक्चर मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताती हूँ कि कैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की एज में, मतलब उसकी लाइफ में, कि कैसे सेल्स और प्रॉफिट का कर्व ऊपर नीचे नीचे ऊपर करता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का 5 स्टेजेस है: प्रोडक्ट डेवलपमेंट,
इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइनिंग। इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ये पिक्चर है, ये पिक्चर आपको बता रहा है कि एक जो कर्व है वो सेल्स को बताता है और एक जो कर्व है वो प्रॉफिट को बताता है कि कैसे 5 स्टेजेस में आपकी सेल्स का कर्व नीचे से ऊपर जाकर फिर नीचे चला जाता है और कैसे प्रॉफिट का कर्व पहले नीचे जाता है फिर ऊपर होता है और फिर थोड़ा सा नीचे चला जाता है। ये 5 स्टेज है, पर सेल्स और प्रॉफिट को समझने के लिए पहले आपको इन 5 स्टेजेस को समझना जरूरी है। जब आप इन 5 स्टेजेस को समझ लेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों है कि एक स्टेज में सेल्स बढ़ रही है और एक स्टेज में प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो हम बात करते हैं पहले इन 5 स्टेजेस की। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप कैसे कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट? उसके 2 तरीके हैं, या तो आप एक्वाइजिशन करें या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के एफर्ट्स लगाएं। क्या होता है एक्वाइजिशन? एक्वाइजिशन का मतलब होता है कि जैसे मेरी पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, उसी को बात करते हुए बताती हूँ कि जैसे मैं सिर्फ अभी एक ही प्रोडक्ट लाइन में काम करती हूँ, जैसे कि सोनी है। सोनी पहले सिर्फ अपने ऑडियो सिस्टम बनाता था, लेकिन बाद में सोनी का वॉशिंग मशीन, सोनी के होम अप्लायंसेस ये सब आने लगे। इट मीन्स उसने अपना प्रोडक्ट लाइन चेंज किया। तो जब आप अपना प्रोडक्ट लाइन भी चेंज करते हैं तो उसके लिए आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होता है, लाइसेंस लेना होता है और आप एक नए मार्केट में इंटर करते हैं। उसको बोला जाता है एक्वाइजेशन। ये एक्वाइजेशन में या तो आप किसी के पूरा नए बिजनेस को खरीद भी सकते हैं, वो भी एक्वाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो एक्वाइजेशन का मतलब हुआ या तो आप किसी के पूरे नए बिजनेस को खरीद लेंगे या आप नया पेटेंट अपना डिजाइन करेंगे या नया लाइसेंस ले लेंगे और इस तरीके से आप अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स, लेकिन अगर मुझे अपने पुराने ही बिजनेस को, पुराने ही प्रोडक्ट को अच्छा करके चलाना है, अच्छे का मतलब उसी में डेवलपमेंट करना है, उसी में मॉडिफिकेशन करना है, तो क्या करना होगा? उसके लिए आपको, अगर आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एफर्ट्स करना चाहते हैं तो वो 3 तरीके से होता है। प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके और न्यू ब्रांड्स आपके प्रोडक्ट में ला के। द डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, न्यू ब्रांड्स थ्रू द फर्म ओन्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स। लेकिन ये बोलने में जितना आसान लगता है ये उतना आसान नहीं होता है। इसकी पूरी एक प्रोसेस है जो मैं आपको अगले स्लाइड्स में बताती हूँ। द कंपनी मस्ट कैरी आउट स्ट्रॉन्ग न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बस बोला कि मुझे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है और हो गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए मुझे इसका पूरा प्लानिंग प्रोसेस डिसाइड करना होता है, पूरा वो फॉलो करना होता है। उसके बिना मेरा डेवलपमेंट प्रोसेस सही साथ नहीं होता है। तो सही डेवलपमेंट करने के लिए मुझे सारी प्लानिंग की स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इट शुड सेट ए सिस्टमेटिक कस्टमर ड्राइव न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। दिस विल हेल्प इन फाइंडिंग एंड ग्रोइंग न्यू प्रोडक्ट। मतलब जो भी प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए और कस्टमर बेस होना चाहिए। अगर वो सिस्टमेटिक है और कस्टमर के ऊपर निर्धारित है तो डेफिनेटली आप आपके न्यू प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और मिल पाएंगे। स्टेप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्लानिंग है, उसकी कुछ प्रोसेस है, तो हम उन प्रोसेस के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, आइडिया जनरेशन। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आपको उसके लिए सबसे पहले आइडिया जनरेट करना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये आइडिया जनरेट करने का काम एक अकेला व्यक्ति नहीं करता, ये पूरी टीम के द्वारा किया जाता है। इसमें सीईओ लेवल के लोग भी आते हैं और उनसे नीचे के लेवल के लोग भी आते हैं। वो सब अपने अपने तरह के आइडिया आपको जनरेट करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें कैसे मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, क्या पैकेजिंग चेंज की जा सकती है, क्या लेबलिंग चेंज की जा सकती है, क्या प्रोडक्ट में कोई और चीज फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं, वो सब आइडियाज वो जनरेट करते हैं। आइडिया जनरेशन का काम वैसे तो इंटरनल आइडिया सोर्स के द्वारा किया जाता है, पर कई बार
जब हम कोई बड़ा प्रोडक्ट डेवलप करने की बात करते हैं, जैसे कि कई बार हम कोई कार के में कोई प्रोडक्ट में कोई नया डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वो बड़े जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी छोटे प्रोडक्ट का अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो डेफिनेटली आप इंटरनल आइडिया सोर्स की मदद लेकर कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो आपका सक्सेस नहीं भी हुआ और फेल भी हो गया तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर जब आप कोई बड़े प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसका आप अगर अच्छा चल जाता है तो जिसका प्रॉफिट आपको बहुत समय तक होगा, तो कई बार आप एक्सटर्नल आइडिया सोर्स की भी हेल्प लेते हैं, जिनको हम कंसल्टेंट बोलते हैं। वो भी अपने आइडियाज आपको प्रोवाइड करते हैं। हर जगह से जब आपको तरह तरह के आइडियाज मिल जाते हैं तो आप उनको इकट्ठा कर लेते हैं, उनको जनरेट करके इकट्ठा करके रखते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप आती है आइडिया स्क्रीनिंग की। जब आपके पास बहुत सारे आइडिया आते हैं तो हो सकता है इसमें से कुछ आइडियाज ऐसे हों जो आपके रिलेवेंट ना हो, आपको कोई काम ना है, जिसको आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए वर्थ नहीं रखता है, तो आप उसको अलग कर देंगे। लेकिन कुछ आइडियाज ऐसे होंगे जो आपसे रिलेटेड होंगे, आपको हेल्प कर रहे होंगे, तो आप उनको स्क्रीन करके अलग रख लेंगे। तो अब यहाँ पर जितने आइडियाज आपके पास आए थे उसके आधे आइडियाज आपके पास बचे हैं, बाकी सारे आइडियाज आपके पास से चले गए हैं। थर्ड स्टेप होती है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। जब आपके पास सारे आइडियाज इकट्ठे हो चुके हैं तो आप इस स्टेप में कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि अगर मैं इस आइडिया को लेकर चलती हूँ तो मेरा क्या कॉन्सेप्ट होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, अगर मैं इस आइडिया को लेकर चलती हूँ तो मेरा क्या कॉन्सेप्ट होगा पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। जब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की आप बात करते हैं तो उसमें आप प्रोडक्ट, उसकी प्राइस, उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग, उसकी कॉस्ट, उसके प्रॉफिट, सभी एस्पेक्ट पर बात कर लेते हैं कि ये होगा, और कहे तो सिंबॉलिकल रूप में आपका प्रोडक्ट आपके सामने तैयार हो चुका होता है। उसके बाद जब आप कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर लेते हैं तो आप आपके टारगेट कस्टमर के साथ उसकी टेस्टिंग करते हैं कि उनका अनुभव कैसा है आपके इस प्रोडक्ट के लिए, वो क्या बोलते हैं कि आप जो करना चाह रहे हैं वो सही भी है या नहीं, वो करना भी चाहिए या नहीं, या उसमें और कुछ अपडेशन करना चाहिए। तो ये बात हुई कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग की। अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट की। जब आपने कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर लिया उसके बाद आप मार्केट की स्ट्रेटेजीज डेवलप करेंगे, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली मार्केट में इंटर करना है क्योंकि आप नया मार्केट में प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। मार्केट स्ट्रेटेजीज के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट में आप टारगेट मार्केट के बारे में बात करते हैं कि आपका टारगेट मार्केट क्या होगा। सेकंड में आप सेल्स के बारे में बात करते हैं कि आप कितना सेल्स करेंगे, आपका प्राइस क्या होगा, आपका मार्केटिंग बजट क्या होगा फर्स्ट ईयर के लिए, सब कुछ आप इसमें बात करते हैं। और थर्ड में आप बात करते हैं आपके गोल्स की कि आपका क्या गोल है, आप क्यों प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं। इन 3 स्टेजेस में आप आपकी पूरी मार्केटिंग की न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजीज को प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद आता है बिजनेस एनालिसिस। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, यहाँ पर आप आपके पूरे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसको पूरा एनालिसिस करते हैं फाइनल तौर पे कि हम सही तो कर रहे हैं। और जब बिजनेस एनालिसिस की बात आती है तो डेफिनेटली ये फाइनेंस के लेवल पर मींस इसमें आप आपका सेल्स और कॉस्ट को पूरा एनालिसिस करते हैं, आपका प्रॉफिट प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं कि पहले साल में डेफिनेटली हमें इतना प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, डेवलपमेंट स्टेज पे हम इतना तो कमा ही लेंगे या इतना तो अर्न हो ही जाएगा। ये पूरा हम एनालिसिस करते हैं क्योंकि यही वो लास्ट स्टेज है, इसके बाद हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाता है। तो इस स्टेज पे हम फाइनल हो चुके होते हैं कि ठीक है ये कॉन्सेप्ट ठीक है और मुझे इसी कॉन्सेप्ट पर इसी स्ट्रेटेजीज के साथ अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है। तो नेक्स्ट स्टेज आती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। डेवलप द प्रोडक्ट, फिजिकली आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आते हैं, आपने सब तरह की R&D कर चुके हैं, अब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल आपके सारे स्पेसिफिकेशन के साथ फिजिकल फॉर्म में मार्केट में आने को तैयार है, जिसमें आपके जो आपने डिसाइड किया था वैसा वैसा आपका प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। टेस्ट मार्केटिंग,
जब आपका प्रोडक्ट डेवलप्ड हो चुका है, जब नया प्रोडक्ट आ चुका है, तो डेफिनेटली आप उस पे टेस्ट मार्केटिंग करेंगे। टेस्ट मार्केटिंग बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होता है, बट जैसा कि मैंने आपको बोला था, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में कई बार हम सिंबॉलिकली कॉन्सेप्ट टेस्टिंग भी करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट टेस्टिंग में हम सिंबॉलिकली नहीं करते। हम हमारे टारगेट कस्टमर्स को, वो प्रोडक्ट को फिजिकली प्रेजेंट करते हैं और उनके रिव्यू इकट्ठा करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट के से कैसा फील करते हैं, मतलब वो उससे खुश है या नहीं है, वो और कुछ उम्मीद कर रहे थे हमसे, वो कोई और मॉडिफिकेशन चाहते हैं, कोई चीज ऐसी होती है जो उन्हें नहीं पसंद आएगी, या वो चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पूरा रियलिस्टिक होता है, कंप्लीटली रियलिस्टिक है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप आती है वो है कमर्शियलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला, टेस्ट मार्केटिंग में वो हमें पूरी रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हमें हमारे प्रोडक्ट को वापस थोड़ा मॉडिफाई करना पड़े, थोड़ा कुछ चेंज करना पड़े। ठीक है, अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है और हमें लगता है हमें उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए तो वो हम करते हैं, और उसके बाद फाइनली हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, कमर्शियलाइज होता है सभी लोगों के लिए, और वो रेडी होता है अपने कंपटीशन को फेस करने के लिए। तो ये हुई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या जरूरी है पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो करना? ये जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, एक स्टेप भी गलत हुआ तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में से फेंक दिया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करूं तो टाटा नैनो कार, आप सभी जानते हैं नैनो कार, छोटी कार, लेकिन आज नैनो नहीं दिखती मार्केट में। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि वो मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाई, वो कस्टमर्स को पसंद नहीं आ पाई, और यूं कहूं तो वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं उनकी डेवलपमेंट प्रोसेस में कुछ ना कुछ मिसिंग रहा। अब वो कार बनना ही बंद हो चुकी है, उनके प्लांट ही बंद हो चुके हैं। तो वही बात है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो करना होगा, तभी आप आपके मार्केट में आपके नए प्रोडक्ट के साथ आसानी से सरवाइव कर पाएंगे और मार्केट में वही प्रॉफिट और वही सेल्स गेन कर पाएंगे। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहला स्टेज था प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। अब जब मेरा प्रोडक्ट डेवलप्ड हो चुका है, प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, तो उसके बाद फर्स्ट स्टेज आती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इंट्रोडक्शन स्टेज की। इंट्रोडक्शन, जैसे कि हर व्यक्ति इंट्रोडक्शन से समझता है कि वो इंट्रो दे रहा है, सेम वही बात है। इन दिस स्टेज न्यू प्रोडक्ट फर्स्टली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मेड अवेलेबल फॉर परचेस। इस स्टेज में कोई भी आपके प्रोडक्ट को जानता नहीं है, आपको उसको लोगों को, कस्टमर्स को आपको अवेयर कराना होगा। अवेयर कराने के लिए आपको डेफिनेटली कुछ प्रमोशनल टूल्स यूज करना होंगे। प्रमोशन का पूरा टॉपिक मैं आपको अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ाऊंगी। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, आप सभी जानते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट की मदद से कस्टमर्स को बता सकते हैं कि हमने ये नया प्रोडक्ट भी मार्केट में बनाया है, हमारा ये नया प्रोडक्ट है, इसके ये नए फीचर्स हैं, और वो लोग उस प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ नॉलेज गेन कर पाते हैं। ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज में आपका सेल्स है थोड़ा लो रहता है और आपकी कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि डेवलपमेंट में कुछ कॉस्ट आपकी ज्यादा आ चुकी होती है। प्रॉफिट समझिए बिल्कुल नहीं के बराबर रहता है, और कस्टमर्स को आपको अट्रैक्ट करना है। आपका कस्टमर अभी आपके नए प्रोडक्ट के बारे में जानता नहीं है, हो सकता है आपकी कंपटीशन भी बिल्कुल नहीं के बराबर हो, क्योंकि आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए जिसका कोई भी कॉम्पिटिटर मे भी हो सकता है और मे भी नहीं हो सकता है, तो आपको ज्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना होगी। तो इस स्टेज में आप आपके कस्टमर्स को आपके प्रमोशनल मिक्स के थ्रू, लाइक एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग और मे बी पब्लिसिटी के थ्रू, आप आपके प्रोडक्ट से अवेयर कराते हैं ताकि वो आपके प्रोडक्ट को जान सके, समझ सके। सेकेंड स्टेज, ग्रोथ स्टेज। इन दिस स्टेज which a product sells start climbing quickly। अब ये वो स्टेज है जिसमें आपके प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत तेजी से। एवरीबडी अवेयर है, आपके प्रोडक्ट को जानता है, वो हर कोई आपके प्रोडक्ट को यूज करना चाहता है, वो उसका यूज टू हो चुका है,
वो उसका हैबिचुअल है और वो चाहता है कि बस मैं यही प्रोडक्ट यूज करूं, इसके अलावा कुछ भी यूज ना करूं, तो इस स्टेज में आपकी जो सेल्स है बहुत जो राइज होती है बहुत रैपिडली राइज होती है, आपका कॉस्ट बहुत कम होता है, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं। और जब आपको लोगों को लगता है, लोग मीन्स आपके कॉम्पिटिटर, जो आपको देखते हैं और उन्हें फील होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इतना ग्रो कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो वो डेफिनेटली मार्केट में इंटर करते हैं और आपके जैसे प्रोडक्ट सिमिलर क्वालिटी के, सिमिलर फीचर्स के बनाने के लिए अपने संलग्न हो जाते हैं और उस दिशा में काम करना शुरू करते हैं। मैच्योरिटी स्टेज, द स्टेज इन विच सेल्स ग्रोथ स्लो और लेवल ऑफ। अब जब आप ग्रोथ पे हैं तो मैच्योरिटी पे आके, मैच्योरिटी वो पॉइंट होता है जो टॉप का पॉइंट होता है, इसके बाद आपका कर्व थोड़ा नीचे होता है जिसको हम बोलेंगे पिक सेल, सबसे हाईएस्ट सेल्स का लेवल है और यहाँ पे आपकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है और हाईएस्ट प्रॉफिट आप गेन करते हैं। लेकिन अब क्या होता है इस लेवल के बाद, जब आपके कॉम्पिटिटर मार्केट में इंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपका सेल्स वॉल्यूम गिरने लगेगा और आपका प्रॉफिट वॉल्यूम भी कम होने लग जाएगा। इस स्टेज के बाद आप उतना प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएंगे जितना आपने ग्रोथ और मैच्योरिटी के स्टेज पर किया था। अब बात करते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज की, द स्टेज इन विच ए प्रोडक्ट सेल्स डिक्लाइनिंग। ये वो स्टेज होती है जब आपके कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुके हैं, वो डेफिनेटली थोड़ा और बेहतर प्रोडक्ट आपसे लेकर आए, और अगर बेहतर नहीं भी है तो हो सकता है वो उस प्रोडक्ट को कम पैसे में और दूसरे ऑफर्स के साथ सेल कर रहे हैं ताकि कस्टमर उससे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और 100% कस्टमर उस चीज से अट्रैक्ट भी होंगे और वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे भी। तो उसका परिणाम ये होगा कि आपकी सेल्स कम हो जाएगी, आपका प्रॉफिट कम होगा। अब इस स्टेज के बाद आपको वापस आपके प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन और अपडेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। अब इस ग्राफ की मदद से मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए कि कैसे पहले सेल्स बढ़ते 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 बढ़ते, और ये मैच्योरिटी का वो पॉइंट है जिसमें मेरा एकदम सेल पिक पर है, जहां मेरा कर्सर है, और उसके बाद मेरा सेल्स डिक्लाइनिंग में गिरने लग गया और एक समय बाद बिल्कुल नील हो जाएगा। सेम ये ग्राफ देखिए आप, ये ग्राफ जो प्रॉफिट ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं कि जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं था क्योंकि मेरा प्रोडक्ट डेवलप ही नहीं था। इंट्रोडक्शन में भी इनिशियल स्टेज पे जब मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता, तो बात कहूं तो फुल इंट्रोडक्शन में मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं है, मेरा सेल्स थोड़ा थोड़ा ग्रो होना शुरू होता है, बट ग्रोथ और मैच्योरिटी में मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न होता है। देन आफ्टर मैच्योरिटी मेरा प्रॉफिट लेवल फिर गिरने लग जाता है। ये टाइम बीइंग है। टाइम बीइंग क्यों है? क्योंकि जैसे ही एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसका कुछ एक लाइफ टाइम होता है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर तब तक उस प्रोडक्ट के को बना नहीं रहे होते, लेकिन जैसे ही आपका प्रोडक्ट बन के मार्केट में आता है और वो ग्रो करने लगता है, आपके कॉम्पिटिटर भी मार्केट में एंटर करते हैं उसी तरह के प्रोडक्ट के साथ, यूनिक फीचर्स के साथ, और हो सकता है कम प्राइस के साथ। तो फिर आपका प्रोडक्ट मार्केट में से चला जाता है, फिर आप वापस मार्केट में एंटर करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ। तो ये जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है एक बिजनेसमैन की लाइफ में जब तक चलता रहता है, जब तक वो बिजनेस करता है। ये तब बंद हो जाएगा जब वो बिजनेस करना बंद कर दे। अगर वो इसको करना बंद कर देगा तो फिर वो बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएगा। Thank you so much. Please subscribe to my channel, like the video and share with your friend. For any doubt, any question or any specific topic, please write in the comment section. कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे जानना चाहिए और कुछ आपको information चाहिए, प्लीज आप comment section में लिखें। Thank you.